हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। मैं आपको एक नया वीडियो लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है बेरोजगारी। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, बीच में मैंने बायोलॉजी के भी वीडियो डाले आपके लिए कुछ, तो आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा बेरोजगारी। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और मैं 2016 बैच पीएससी से सीओ जनपद पंचायत हूँ अभी मध्य प्रदेश शासन में। और मैं अक्सर आपको टी शर्ट पे दिखता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वीडियो आपके लिए मैं रात में बनाता हूँ, और चूंकि रात में अधिकतर मामलों में टी शर्ट में रहता हूँ, इसलिए उसी बना देता हूँ। तो स्वागत है आपका। मैं बताता हूँ आपको बेरोजगारी। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं, और ये सीमांत उत्पादकता की थ्योरी क्या होती है, जो बार बार कभी कभी क्या हो जाती है, बेरोजगारी से संबंधित आ जाती है। और कीन्स की क्या थ्योरी है, कीन्स अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बेरोजगारी के मामले में क्या क्या बोला, और इफेक्टिव डिमांड क्या होती है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, मतलब प्रभावी मांग कैसे रोजगार सृजन करती है, ये कीन्स की थ्योरी का हिस्सा है। तो अभी हम सारा देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख ले रहे हैं कि अर्थ मतलब क्या, यानी बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। बेरोजगारी का अर्थ ये होता है कि मार्केट में या बाजार में प्रचलित दरों पर कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है और वह कार्य करने का इच्छुक भी है, फिर भी अगर उसको कार्य नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, बेरोजगार। और उसकी इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी। फिर से एक बार बताता हूं कि बाजार में प्रचलित दरों पे यदि कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है और कार्य करने का इच्छुक है, फिर भी अगर उसको कार्य प्राप्त नहीं होता है तो उस व्यक्ति को कहते हैं बेरोजगार, और उसकी इस अवस्था को क्या कहते हैं, बेरोजगारी। सिंपल, यानी प्रचलित दर होना चाहिए, इच्छुक भी होना चाहिए, सक्षम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है गड्ढा खुदाने का काम करना है और वो फावड़ा उठाने में सक्षम नहीं है, इच्छुक भले ही है। और ऐसा भी नहीं है कि वो गड्ढा खोदने के 100 रुपए लगना चाहिए, मांग रहा है 600 रुपए। तो प्रचलित दरों पे काम करने वाला होना चाहिए, यानी प्रचलित दर भी होना चाहिए, इच्छुक भी होना चाहिए, सक्षम भी होना चाहिए। इसकी क्या है परिभाषा। दूसरा हम देखते हैं इसके प्रकार। एक होता है प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब कोई आदमी बेरोजगार है, उसको पता नहीं लग रहा है। एक सिंपल से इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कृषि क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। आपके पास 1 एकड़ खेत है और 1 एकड़ में जितने मजदूर उसमें लगना चाहिए वो है 2। 1 एकड़ खेत है और उसमें 2 मजदूर क्या कर सकते हैं, मजदूरी की आवश्यकता कितनी, 2। पर पूरा घर उसमें मजदूरी कर रहा है और वो मजदूर, पूरे घर में मजदूर कितने हैं, 4। यानी 2 लोग उसमें क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मजदूरी कर रहे हैं, और उनको ये पता ही नहीं लग रहा है कि उनकी इसमें आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगार है, वो छिपी हुई बेरोजगारी है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रचंड छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज बेरोजगारी। तो ये ज्यादातर कैसे मामलों में होती है, ये होती है कृषि क्षेत्रों में। ये बहुत ज्यादा पूछता है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्रों में इस टाइप की बेरोजगारी क्या होती है, अधिकतर भारत में देखने को मिलती है। दूसरी देखते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी सिंपल से मतलब किसी मौसम विशेष में रोजगार मिल जाना और उस मौसम के बीत जाने के बाद रोजगार का खत्म हो जाना या चला जाना। ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि जब आप गेहूं कटाई का सीजन आता है या धान लगवाने का सीजन आता है तो कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है, और जैसे ही धान लग जाती है वो वापस बेरोजगार हो जाते हैं, जैसे ही गेहूं कट जाती है वो वापस बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरा मौसमी बेरोजगारी का एक और आइडिया लगाओ, रक्षाबंधन आता है। जब रक्षाबंधन आता है तो उस मौसम में राखी बनाने के लिए लेबरों का क्या कर लिया जाता है, बुला के उनको काम दे दिया जाता है, और जैसी राखी बन जाती है फिर रक्षाबंधन जाने के बाद फिर से वो क्या हो जाता है, बेरोजगार। इसी को हम क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। ये भी कहाँ कहाँ मिल सकती है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब कृषि में मिल सकती है, प्लस मौसम वाले जो मतलब मौसमी जो क्या है, मौसमी उद्योग है, उनमें भी मिल सकती है। लिखते रहे एग्जाम्पल, आपके काम पड़ेंगे। कृषि में भी मिल सकती है और मौसमी उद्योगों में मिल सकती है। तीसरा देखते चक्रीय। चक्र किस चीज का चक्र है, ये चक्र है अर्थव्यवस्था का। और आपको मैंने पहले भी वीडियो में बाजार में समझाया कि बाजार में 2 ताकत काम करती। ताकतों का नाम क्या है, ताकतों का नाम है मांग और पूर्ति। ये मांग और पूर्ति ही बाजार में क्या करती है, चक्कर चलाती। जब बाजार में मांग और पूर्ति का चक्कर चलता है तो इसकी वजह से कुछ जगह पे क्या होती है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है। वो कैसे, देखो, मान लो अभी मार्केट में 10 पार्ले जी की आवश्यकता रोज पड़ रही है, रोज 10 पार्ले जी के पैकेट बिक जाते हैं, और उनको बनाने के लिए पार्ले कंपनी को 10 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। पर ये जो मांग है 10 पार्ले जी की, ये घट गई, ये क्या हो गई, कम हो गई। जब ये मांग पार्ले जी की कम हो गई तो फिर क्या होगा, जितने पार्ले जी मार्केट में पहले से उन्होंने बना के रखे वो नहीं बिकेंगे। जब नहीं बिकेंगे तो वो स्टॉक बन जाएगा दुकानदार के पास। तो जब दुकानदार के पास वो स्टॉक बनेगा तो दुकानदार कंपनी से नहीं लेगा, वो बोलेगा भैया मेरे पास पहले से रखे हुए हैं, तो कंपनी भी नहीं बनाएगी।
और जब कंपनी नई बनाएगी तो लोग जो उसमें लगे हैं बनाने वाले, उसकी आवश्यकता कंपनी को नहीं पड़ेगी, तो उसमें से कुछ लोगों को कंपनी क्या कर देगी, बाहर कर देगी। वो किस कारण से हुआ, मांग के घट जाने के कारण से। यानी मांग और पूर्ति के बीच में जो चक्र चल रहा है, उसकी वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, हम उसको क्या बोलेंगे, चक्री बेरोजगारी। और ये चक्री बेरोजगारी कहां पाई जाएगी, कारखानों में ज्यादा होगी, कारखानों में ज्यादा होगी। समझ में आ गया होगा। अगला देखते संरचनात्मक। संरचना का मतलब क्या, किसी का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये ज्यादातर मामलों में उद्योगों का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे। मान लो एक उद्योग है, ये उद्योग है, इसमें मालिक है, दो बाबू हैं जो लिखा पढ़ी काम करते हैं, एक मैनेजर है, 50 लेबर है। इस टाइप से इसका एक स्ट्रक्चर है। ये जो बाबू है ये क्या करता है, हाथ से लिखता है, हाथ से लिखता है, इसलिए यहां कितने बाबू लगा रखे, 2। अब मान लो ये बाबू जो है, ये हाथ से लिखने की जगह इसको दे दिया जाए कंप्यूटर, तो ये जो 2 बाबू हैं, ये दोनों बाबू का काम एक ही बाबू कर देगा, किस पे, कंप्यूटर में। यानी कि पहले जो 2 बाबू थे, इस पूरे स्ट्रक्चर, ये कारखाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, बदलेगा। मशीनों के प्रयोग के कारण इस पूरी क्या है, फैक्ट्री का स्ट्रक्चर बदल रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, उसकी संरचना में परिवर्तन आ रहा है, और संरचना में परिवर्तन आने के कारण कुछ लोग उसमें क्या हो जा रहा है, बेरोजगार हो जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि मालिक जब कंप्यूटर यहां रखे तो इन दोनों ही बाबुओं को क्या नहीं आता हो, कंप्यूटर चलाना नहीं आता हो, और मालिक दोनों ही बाबुओं की कर दे क्या, छुट्टी, और एक नया लड़का जो कंप्यूटर चलाना जानता है उसको क्या कर दे, यहां अपॉइंट कर दे। कपड़े वाली फैक्ट्री में ये हो सकता है कि जो लोग हाथ से धागा काटते हैं, हाथ से कपड़ा बनाते हैं, वो कोई इलेक्ट्रिक मशीन वहां पर ले आए, और उन हाथ से काटने वालों को वो मशीन चलाना ना आए, तो उन सबकी क्या कर देगा, छुट्टी, और उन लोगों का अपने उद्योग में रख लेगा जो लोग उसको क्या करते हैं, मशीन को चलाते हैं। और ऑब्वियस बात है, हाथ से काटने से मशीन की स्पीड ज्यादा होगी और व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, कम। तो इस संरचना में परिवर्तन आने के कारण क्या हो जाएगा, ये कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी। एक होती शिक्षित बेरोजगारी। कुछ लोग शिक्षित हैं, आप अदरवाइज नहीं लें तो हम सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग क्या है, शिक्षित हैं। और कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं कि हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम डीएसपी बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे। तमाम सभी लोग शिक्षित हैं और अपने शिक्षा के अनुरूप क्या करना चाहते हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा एक शिक्षित वर्ग जो अपनी शिक्षा के अनुरूप क्या कर रहा है, पद प्राप्त नहीं होने के कारण जो बेरोजगार रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षित बेरोजगारी। निसंदेह हम सब लोग हाथ पैर से सक्षम है, हम मजदूरी कर सकते हैं, परंतु हमारी शिक्षा, हमारा स्टैंडर्ड अभी मजदूरी करने के लिए हमको मजबूर नहीं कर सकता। हम वेट कर रहे हैं किसका, कि हमको हमारी शिक्षा के अनुरूप क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। जब तक आपको शिक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आप शिक्षित बेरोजगारी के हिस्सा बने रहेंगे। अगला देखते हैं अल्प बेरोजगारी। इसके एक छोटा सा फंडा है अल्प बेरोजगारी का, वो समझ लें। यदि किसी व्यक्ति को दिन में 8 घंटे, यदि किसी व्यक्ति को दिन में 8 घंटे और पूरे साल में 273 दिन, दिन में 8 घंटे और 273 दिन, कितने दिनों में, पूरे साल में, अगर रोजगार प्राप्त हो जाता है तो उसको कभी भी बेरोजगार नहीं मानते, उसको ये मानते कि साल भर क्या लगा रहा, ये रोजगार प्राप्त करते रहा। यदि किसी व्यक्ति को ये 8 घंटे की जगह 4 घंटे मिले तो उसने आधा दिन काम किया, आधा दिन काम नहीं किया। या उस व्यक्ति को 273 की दिन जगह केवल 73 दिन मिली, इधर 8 घंटे मिली, या तो उसको 8 घंटे ना मिले या उसको 273 दिन ना मिले, तो क्या होगा कि वो अल्प बेरोजगार रहेगा। मतलब कुछ टाइम रोजगार मिलता है, कुछ टाइम अल्प बेरोजगार मिलता है, कुछ टाइम रोजगार मिलता है, फिर कुछ टाइम क्या रहता है, रोजगार नहीं मिलता। मतलब अल्प बेरोजगार, पूर्णतः ना रोजगार प्राप्त है ना पूर्णतः बेरोजगार है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी। इसके एग्जाम्पल जरूर पूछता है। ऑटो वाला दिन भर ऑटो लेके खड़ा है, टैक्सी वाला दिन भर टैक्सी लेके खड़ा है, हार्वेस्टर चलाने वाले, सीजन हार्वेस्टर चलता है, ट्रैक्टर चलाने वाले, तो ये सब लोग इस टाइप के होते हैं कि ऑटो लेकर खड़ा, सवारी मिल गई तो ठीक, नहीं तो खड़े हैं। टैक्सी वाला सवारी मिल गई तो ठीक, नहीं तो खड़े हैं। तो तमाम इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्प बेरोजगारी। तो ये क्या थे बेरोजगारी के मुख्य प्रकार।
अब हम ये देखते हैं सीमांत उत्पादकता मतलब क्या होता है। सीमांत उत्पादकता से मतलब ये होता है कि एक सीमा के बाद उत्पादन क्षमता, ये बहुत सही चीज है, ये बहुत ज्यादा जगह पूछी जाती है। बस आप इसको यहाँ एक एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल से समझ लें, और ये किस किस जगह इसमें से किस बेरोजगारी के साथ ही फिट बैठेगा वो देख। हम ये मान रहे हैं कि 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ खेत है, ये फिर से वही एग्जाम, इसमें मजदूर की आवश्यकता कितनी है? मजदूर की आवश्यकता है 10 मजदूर चाहिए, पर अभी लगे कितने हैं? इसको गौर से सुना, लगे हैं 8। इसमें 1 एकड़ खेत है, 10 मजदूर की आवश्यकता, लगे कितने हैं? 8। यानी इस 1 एकड़ में यदि 20 क्विंटल गेहूं पैदा हो सकता है 10 मजदूर के लगाने पर, और लगे कितने हैं? 8, तो इसमें कितना हो रहा है अभी? 18 क्विंटल, क्योंकि मजदूर कम लगे, सही तरीके से इसको उपयोग नहीं हो रहा। फिर आपने क्या किया? 8 मजदूर की जगह लगा दिए 10 मजदूर, पूरे मजदूर लगा दिए। उत्पादन कितना हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा 20 क्विंटल। यानी जो 2 मजदूर लगे उनकी उत्पादकता कितनी हो गई? 2। यानी आपके जो सीमांत मजदूर हैं, जो बाद में लगाए गए मजदूर है, वो 2 थे, तो उनसे प्रोडक्शन आपका बढ़ गया 2। पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप चाहे कितने भी मजदूर बढ़ा लो, आपके इस 1 एकड़ में एक लिमिट के बाद से प्रोडक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा। तो वो सारे मजदूर जिनके लगने के बावजूद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, उन सारे मजदूरों की सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती? 0। उनकी सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती? 0। यानी अब उनका लगने नहीं लगने का कोई मतलब नहीं रहा। और ऐसा कहां होगा? ये एकड़ वाले में होगा सबसे ज्यादा, इसलिए इसका एग्जांपल दिया। और प्रचंड बेरोजगारी में ये होता है कि प्रचंड बेरोजगारी में जो एक्स्ट्रा मजदूर होते हैं, उनकी सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और ये यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में या किस कारण से सीमांत उत्पादकता कम होती है, तो कृषि क्षेत्र में हो जाती है। कैसे? वो ऐसे कि एक समय के बाद आपके द्वारा एक्स्ट्रा लगाए गए मजदूर के द्वारा उत्पादन किया गया वो 0, उनकी सीमांत उत्पादकता क्या होगी? 0। वो किस चीज में पाई जाएगी? प्रचंड या छिपी हुई बेरोजगारी में पाई जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई बेरोजगारी। अब हमको एक और चीज देखना है, कीन्स थ्योरी। इसको मैं मिटा रहा हूं, कीन्स थ्योरी देखते हैं। कीन्स एक अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने ये बोला कि यदि मार्केट में इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, इफेक्टिव यानी प्रभावी मांग, यदि मार्केट में किसी चीज की प्रभावी मांग बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल समझ, मांग और प्रभावी मांग में अंतर क्या होता है वो समझेंगे। मांग मतलब ये कि आपने जाके एक शोरूम पे, ऑडी का शोरूम है, डीबी मॉल वाला, भोपाल वाला, आपने उस पे जाके बोला कि भैया ऑडी चाहिए, दिखाओ। उसने ऑडी दिखाई। आपने बोला कीमत, उसने बोला 44 लाख। आपने बोला नहीं ले रहा, पैसा नहीं है। तो क्या डिमांड हो गई? डिमांड नहीं हुई भाई। डिमांड जब मानी जाएगी कि आपको कोई चीज चाहिए और आप उस चीज को खरीदने में सक्षम भी हैं, तब इसकी इफेक्टिव डिमांड मानी जाएगी। उस डिमांड को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम में से जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं या मैं, हम सबके सब फरारी में घूमना चाहते हैं और सबकी इच्छा है कि हमारे पास फरारी होती, पर तो क्या अपनी इच्छा के कारण फरारी बहुत सारी गाड़ियां लाके शोरूम में खड़ी कर दे, भाई इन सबकी इच्छा ये खरीदेंगे? नहीं, हम लोग जब तक सक्षम नहीं होंगे उस चीज को खरीदने के लिए, जब तक हमारे द्वारा जो डिमांड की गई है, हमारे द्वारा जो इच्छा की गई, वो तब्दील नहीं हो सकती खरीदने में। यानी कि ऐसी मांग किसी व्यक्ति द्वारा की जाए जो व्यक्ति उस चीज को खरीद भी सके, तो उस मांग को हम कहते हैं इफेक्टिव मांग या प्रभावी मांग। और कीन्स ने एक थ्योरी दी कि यदि प्रभावी मांग बढ़ेगी तो रोजगार जनरेशन या रोजगार सृजन होगा। कैसे? सिंपल सी बात है, प्रभावी मांग बढ़ेगी, किसी चीज की प्रभावी मांग बढ़ेगी। कैसे? पहले उसकी मांग क्या थी और बाद में क्या? पहले मांग थी 2, किसकी? जूते। मैं जूते का एग्जांपल देता हूं, पता नहीं क्यों मुझे जूते याद आता है। पहले मांग क्या थी? 2, मार्केट में 2 थी, पूर्ति भी 2 की हो रही थी। पर अब इफेक्टिव डिमांड मतलब लोग चाह रहे हैं और खरीद भी लेंगे अगर मिलेगा, तो अब ये मांग हो गई 10। कितनी होगी? 10। यानी 10 जोड़ जूते बना रहे हैं। जब ये मांग 10 होगी तो कंपनी क्या करेगी? इस मांग को पूरा करने के लिए क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी, उत्पादन करेगी। यही करेगी ना। आप ये बताओ, ये उत्पादन जो कंपनी करना चाहती है, क्या ये 2 लोग, 2 मांग जब थी उतने लोगों के द्वारा ही 10 मांग के बराबर उत्पादन कर दिया जाएगा? नहीं।
यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चाहिए तो एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, एक्स्ट्रा क्या चाहिए, लेबर चाहिए, यानी एक्स्ट्रा मजदूर या कर्मचारी लगाएंगे। और एक्स्ट्रा कर्मचारी कहां से आएंगे, मार्केट से, जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कीन्स कि अगर प्रभावी मांग बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलना चालू हो जाएगा। तो वो सही बोल रहा है। कैसे बोल रहा है वो समझ में आपको आ गया। तो ये थी हमारी बेरोजगारी, उसके प्रकार, सीमांत उत्पादकता और कीन्स थ्योरी। अगला वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें।